हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। आपको मैं काफ़ी वीडियो पार्ट वाइज स्थिर विद्युत का दे चुका हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको पता है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है जैसे वन शॉट वीडियो अपने आप में ज़रूरी होता है, लेकिन साथ में मेरा भी ये मानना होता है कि जब आपका इनिशियल स्टेट है, जैसे फिजिक्स में क्लास 12th में आप अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे आपको चीज़ें ज़्यादा बोरिंग ना लगे, ज़्यादा टफ ना लगे। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे 4 घंटे वीडियो देखना है, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, थोड़ा-सा आपको एक अलग फीलिंग आने लगता है। लेकिन जब आपको ये लगेगा कि नहीं, हाँ, चलो अभी हमने 30 मिनट का वीडियो देख लिया, 1 घंटे के बाद फिर हम 30 मिनट का वीडियो देख लेंगे, तो पार्ट वाइज़ करते चलेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से, है ना, आपके सामने अ, रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? ज़्यादा अच्छे ढंग से आप उस चीज़ों को समझ पाएँगे, ज़्यादा बेटर तरीके से आप चीज़ों को कर पाएँगे और मेरा समझाना ज़्यादा सार्थक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है? तो मैं आपको वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन अभी मेरा मानना ये है कि अभी हम लोग पार्ट वाइज़ छोटी-छोटी चीज़ों को अभी हम लोग, है ना, छोटे-छोटे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद चीज़ों को बारीकी से पूरे डीपनेस कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय लिखा हुआ है, तो गॉस का प्रमेय से पहले एक वर्ड की चर्चा होनी चाहिए। गॉस के प्रमेय से पहले मुझे लगता है एक चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। वो चर्चा क्या है? दैट इज द वैद्युत फ्लक्स की चर्चा होनी चाहिए। किसकी चर्चा होनी चाहिए? वैद्युत फ्लक्स की चर्चा होनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वैद्युत फ्लक्स की चर्चा होने से पहले, वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की चर्चा होने से पहले मुझे लगता है कि क्षेत्रफल सदिश की चर्चा होनी चाहिए। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी कि पिछले वीडियो में मैंने क्षेत्रफल सदिश की चर्चा की है। तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, क्षेत्रफल सदिश को एक बार मैं और आपको याद करवा देता हूँ। देखिए, क्या क्या किया था हमने। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैंने क्या बनाया, एक सरफेस बनाया। ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक एक सरफेस बनाया और मैंने आपसे यह कहा कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस के, इस सतह के लंबवत दिशा में, तो मान लेते हैं इस सरफेस का जो लंबवत दिशा है वह यह है। ठीक है, और इसको मैंने क्या बना दिया, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा था आपसे कि इस सतह के लंबवत दिशा में, इस सतह के लंबवत दिशा के सदिश को, लंबवत दिशा के नहीं, में लगा दीजिए, लंबवत दिशा में सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इस सरफेस है, तो इस सरफेस का लंबवत दिशा, इस सरफेस का लंबवत क्या, कौन सा दिशा होगा? यही दिशा होगा, तो ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल सदिश हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस आपका ए है, तो इसका लंबवत दिशा क्या होगा? ए होगा, तो ये आपका क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस सतह के लंबवत दिशा में जो सदिश है उसी को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। और क्षेत्रफल सदिश को, क्षेत्रफल सदिश को कैसे निरूपित करते हैं? जैसे आपने कर दिया डीएस वेक्टर। किससे निरूपित कर दिया आपने? डीएस वेक्टर। डीएस का क्या मतलब है? तो डीएस का मतलब है कि मैंने इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया है। ये सरफेस जैसे मान लीजिए एस है, तो इस छोटे से पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? डीएस। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? डीएस वेक्टर से। और जाहिर सी बात है, इस छोटे से जो सतह का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह कितना है? सतह का क्षेत्रफल कितना है? छोटे सतह का क्षेत्रफल कितना है? दैट इज द डीएस। उसके बाद आपको पता है कि जब ए क्या है, सतह है, सतह के लंबवत दिशा में जो सदिश है उसको हम क्षेत्रफल सदिश कह रहे हैं। तो इसी के दिशा में, क्षेत्रफल सदिश के ही दिशा में एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश, जिसको हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होगी वही एकांक सदिश की दिशा होगी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होगी वही एकांक सदिश की दिशा होगी। मतलब डीएस वेक्टर की जो दिशा होगी वही एन कैप की दिशा होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि सर डीएस वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, डीएस उस सतह का क्षेत्रफल हो गया और एन कैप को एकांक सदिश कहते हैं। और सर इसका दिशा और इसका दिशा क्या होता है, सेम होता है। तो सर इनके बीच में संबंध क्या है, तो आपको पता है कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे। इनका संबंध जो हो जाएगा वह हो जाएगा डीएस वेक्टर बराबर मॉड ऑफ डीएस वेक्टर एन कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डीएस वेक्टर मॉड ऑफ डीएस को क्या हो जाएगा, डीएस परिमाण और एन कैप ये इनका क्या हो गया, आपसी संबंध हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए। तो क्षेत्रफल सदिश की चर्चा हमने कर लिया, वैद्युत फ्लक्स की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों समझना है हम लोग को कि हाँ भाई क्षेत्रफल सदिश सर आपने समझा दिया, सर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या मैं जान सकता हूं? तो यस, आपको पूरा अधिकार है जानने का। तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो किसी भी सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी सतह का दोस्तों जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी भी सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस सतह से, ठीक है ना, किसी भी सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस सतह से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब उस सतह जो किसी सतह, कोई सतह है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यह सतह है और इस सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होगा, कोई पूछेगा क्या होगा तो आप बोलेंगे कि सर इससे लंबवत, इस सतह के लंबवत गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखा होगा, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखा की जो संख्या होगी वह क्या होगी, आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा लंबवत शब्द यूज हो रहा है, तो लंबवत शब्द जो यूज हो रहा है इस पे भी हम लोग बहुत गहराई से बात करेंगे, यही कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस सतह का वैद्युत फ्लक्स मतलब इस सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट, जैसे मान लीजिए मैंने एक सतह बना दिया, जैसे मान लीजिए आप कि मैंने एक सतह बनाया, कुछ सतह ऐसी इस टाइप का है, जैसे देख रहे हैं आप। ठीक है, मैंने यह सतह आपके लिए बना दिया। ओके, अब अगर मैं बात करूं, जैसे समझिएगा, मैं अगर अभी बात करूं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। यह क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, यह क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह सतह के लंबवत हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, सतह के लंबवत हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत हैं, तो अगर मैं पूछूं कि इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि इस सतह का जो फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस सतह का जो फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, 5 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लक्स होता है फाई, फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, तो फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है।
दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को हम निरूपित करते हैं फाई ई से, और जो फाई ई होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में आप वृद्धि करेंगे तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, वृद्धि करेगा, मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, एक केस हमने यह देख लिया कि सर सतह है तो सतह के हम लंबवत जब चल रहे हैं, सर सतह के जब हम लंबवत चल रहे हैं तो वैद्युत बल रेखा जो लंबवत गुजर रही है तो उस सतह का वैद्युत फ्लक्स हो गया, सॉरी सतह के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या हो गई उस सतह का वैद्युत फ्लक्स हो गया। सर क्या ऐसा ही है क्या कि मतलब सतह से लंबवत ही गुजरेंगी? ये भी तो हो सकता है कि लंबवत ना गुजरे, किसी एंगल पे गुजरे। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो उस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए मैं अगर एक कहूं आपसे कि अभी हमने यह देखा कि जो सतह थी उसके लंबवत वैद्युत बल रेखा गुजर रही थी और उस वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या थी वह हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। लेकिन अब मान लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि ये सतह बना हुआ है, देखिएगा ये आपका सतह हो गया और इस सतह के लंबवत ना होकर के, ध्यान समझिएगा, पहली बात इस सतह का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, तो मैंने आपको बताया है कि इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह क्या होगा, इस सतह के लंबवत होगा। तो इस सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश कहां होगा बताइए, इस सतह के लंबवत दिशा में लाइन कौन सी होगी, यही लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी, ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएस वेक्टर। मान लीजिए कि आपने क्या लिया हुआ है, एक से छोटा सा आपने क्या लिया हुआ है, एरिया लिया हुआ है। इस पूरे सरफेस को हम मान लेते हैं क्या है, एस, और इस छोटे से पार्ट को हम मान लेते हैं दैट इज अ डीएस। और इस सतह के लंबवत दिशा में क्या मिलेगा हमको, दैट इज अ क्षेत्रफल सदिश। अब हमारा एक क्वेश्चन ये है कि जो वैद्युत बल रेखा है वह इस सतह के लंबवत न होकर के, ध्यान दीजिएगा, वह इस सतह के लंबवत न होकर के सपोज करिए क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा एंगल बना रही है। मतलब उसको जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि हम भाई फ्लक्स में ही पढ़ रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखा हो वह सतह के लंबवत होनी चाहिए। लेकिन अब हम एक दूसरा केस देख रहे हैं, इसको हम दूसरा केस समझेंगे कि जो वैद्युत बल रेखा है वह लंबवत ना होकर के क्षेत्रफल सदिश के साथ, किसके साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है। पहले केस में क्या था, इसको हम बोलेंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड। ये हमारा केस सेकंड हो गया। अब एक काम करते हैं, केस सेकंड यहां रख लीजिए और केस फर्स्ट को इधर रख लीजिए, तो तुलना करने में आसानी होगा। और केस फर्स्ट अभी हमारा क्या था कि जो हमारा सरफेस था, जो हमारा सतह था, ठीक है, हमने यह क्या बनाया था, सतह बनाया था ऐसे करके, और जो वैद्युत बल रेखाएं आ रही थी हमारी वो कैसी आ रही थी, लंबवत आ रही थी। किसके लंबवत आ रही थी, सतह के लंबवत आ रही थी। और आपको जानकारी है कि अगर, चूंकि ये लाइन क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, और इस सतह का जो मान लीजिए सतह का हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज करिए ये हमारा पार्ट ले लिया, इसको एस बोलेंगे, इसको क्या बोल दिया हमने, डीएस बोल दिया। तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो ये क्या हो गया आपका, डीएस वेक्टर हो गया। मतलब यह क्या हो गया, एकांक सदिश, मतलब एन कैप हो गया। और ये क्या है आपका, ई हो गया। ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं हो गई। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ई और डीएस एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, समांतर आ रहे हैं। समांतर आने का मतलब ये हुआ कि ई में और डीएस में जो कोण बन रहा है दोस्तों, वह कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर क्या मैटर है, यहां मैटर ये है कि ये सरफेस हमने लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया, उसका नाम डीएस लिया। इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, इस पार्ट के लंबवत होगा। लेकिन जो वैद्युत बल रेखा है, जो ई है, वह क्या हो रही है, क्षेत्रफल सदिश से थीटा एंगल बना रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो यह पढ़ा हुआ है ना कि सतह से लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन ये तो लंबवत गुजर नहीं रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जानकारी है कि जैसे मान लीजिएगा, मैंने आपसे बताया था, सपोज करिए ये क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, क्षैतिज रेखा हो गई। और मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए परिणामी है और ये क्या एंगल बना दिया, थीटा बना दिया। तो इसके क्या हो गए, जैसे मान लीजिए इसका नाम ई है, तो उसके दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा क्षैतिज घटक और एक हो जाएगा
लंबवत घटक। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि अगर यह ई है और यह थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो घटक हो जाएंगे। एक ए वाला घटक का क्या नाम है, ए वाला क्या घटक हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसका ए वाला जो लाइन होगा यह क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। और आपको एक चीज की जानकारी है कि सर ने यह कहा है कि सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो आप खुद ही बताइए कि जब यह सतह है और सतह का एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ है और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वह सतह के लंबवत होता है, तो लंबवत दिशा में ई साइन थीटा आ रहा है कि ई कॉस थीटा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लंबवत दिशा में क्या आ रहा है, ई कॉस थीटा आ रहा है। मतलब ई साइन थीटा को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, इग्नोर करेंगे और हम ई कॉस थीटा को लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि ई कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और क्षेत्रफल सदिश डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो हम किसको लेके चलेंगे, ई कॉस थीटा को, ना कि ई साइन थीटा को। तो यहां से हमको जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, डी फाई ई। डी फाई ई मतलब अभी हम इस छोटे की बात कर रहे हैं, छोटे सरफेस की बात कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा हमको, दैट इज अ ई कॉस थीटा इंटू डी एस। तो यहां से हमको क्या मिल गया, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। और इस प्रकार अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, अदिश गुणन में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज अ डी फाई ई। मतलब इस सतह से, इस सतह का जो वैद्युत फ्लक्स है वो हम लोगों ने निकाला, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा। यह कंडीशन तब है जब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हमको क्या समझ में आता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो इस वैल्यू को जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। मतलब क्या मिल जाएगा, कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस और दैट इज अ डी फाई ई। इसका यह मतलब हुआ, यह जो कंडीशन हमारा है वह किसके लिए है, जब आपका जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना एंगल बना रही हैं, थीटा बराबर 0 और सतह से लंबवत गुजर रही हैं। तो आशा करता हूं इन चीजों को आप समझ गए होंगे बड़े बारीकी से, और इस पे हम लोग अभी और बात करेंगे। ये हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाया, वैद्युत फ्लक्स में जो जो केसेस थे मैंने उसके बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझने के बाद दोस्तों थोड़ा हम लोग बात कर ले गॉस के प्रमेय के बारे में। देखिए गॉस का प्रमेय कहता ये है, गॉस का प्रमेय कहता है कि कोई मान लीजिए बंद सतह है, जैसे मान लीजिए आप बैलून ले लीजिए, ठीक है, कोई बंद सतह है, इस बंद सतह के अंदर मान लीजिए कोई चार्ज है, क्यू है, तो इससे गुजरने वाला, ठीक है ना, तो यह चार्ज किसके लिए जिम्मेदार होगा, वैद्युत बल रेखाओं के लिए जिम्मेदार होगा। तो यह चार्ज कहां से जाएंगी, इस सतह से होकर के जाएंगी। तो इस सतह का मान लीजिए मैंने एक छोटा सा पार्ट क्या ले लिया, जैसे इस सतह पूरा कितना है, एस है, इस छोटे से पार्ट को मैंने क्या ले लिया, डीएस पार्ट ले लिया। तो यहां से क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, यहां से क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं यहां से क्या होंगी, गुजरेंगी। तो वह यह कह रहा है कि इस सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, ठीक है, जो फ्लक्स होगा इस सतह से, इस सतह का जो फ्लक्स होगा फाई ई जो होगा वह इस सतह में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उस बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होगा। ध्यान दीजिएगा, वह जो आवेश है वह कहां होना चाहिए, उस बंद सतह के अंदर होना चाहिए। बाहरी आवेश का इस वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारी बात क्या हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट मान लीजिए सरफेस है, ये मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां -2 क्यू चार्ज है और यहां +3 क्यू चार्ज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना है, तो आप किसके पास जाएंगे, गॉस के पास जाएंगे। गॉस क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वह क्या होगा, इस सतह में उपस्थित, इस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो 1/ε0 गुणे कुल आवेश। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कुल आवेश है क्या, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 और गुणे कुल आवेश, मतलब देखो +Q +3Q
प्लस 4Q। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2Q, तो देखो ये आ गया 2Q। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो गॉस का प्रमेय यही कहता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, वह फ्लक्स उस बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। अब गॉस के और आपको ये भी जानकारी है कि वैद्युत बल रेखाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, आवेश जिम्मेदार है। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से ही हम क्या पता करते हैं, फ्लक्स पता करते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजों को मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अब इसके बाद थोड़ा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, गॉस के प्रमेय का गॉस का प्रमेय जो है हमारा फाई बराबर Q/ε0, इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। जैसे हमको जो लाना है, देखिए फाई इक्वल टू Q/ε0, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसका व्युत्पत्ति कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप एक काम करिए, आप एक ना वो बनाइए, देखिए आपने बनाया, ओके। एक आवेश को मैं, ठीक है, यहां पर रख दिया और इस आवेश जहां रखा हुआ है उसको सेंटर मान लिया, और सेंटर मान करके मैंने एक क्या किया, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ये जो बना हुआ है गोला, ये क्या बना हुआ है, गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है, गॉसियन सरफेस बना हुआ है। ठीक है, यह चार्ज किसके लिए जिम्मेदार होगा, आवेश किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वैद्युत बल रेखाओं के लिए। वो किससे होकर के जाएंगी, जाहिर सी बात है गॉसियन सरफेस से होकर के जाएंगी। और हमें क्या निकालना है, इस सरफेस का वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना है गॉस के प्रमेय के अनुसार, ठीक है, गॉस के प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे और वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने एक आवेश को एक प्लेस पर रखा, और उस प्लेस को मैंने, हाँ, एक आवेश को मैंने प्लेस पर रखा, और इस आवेश से सेम दूरी पर, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ए डिस्टेंस सब क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम दूरी पर मैंने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। अब गॉसियन पृष्ठ बना दिया तो इस गॉसियन पृष्ठ से क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ए आवेश रिस्पॉन्सिबल होगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, इस सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, हमें उसके बारे में चर्चा करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं इस छोटा सा पार्ट ले लूं, ये इतना पार्ट ले लूं, ठीक है, तो इस सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा, लंबवत ऐसे ही होगा। तो मान लेता हूं कितना हो गया, ds वेक्टर। और इसी दिशा में क्या होगा, एकांक सदिश भी होगा, n कैप भी होगा। और आपको यह भी पता है कि इस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो बाहर की ओर जाएंगी, मतलब E इधर होगा, ठीक है। और E और ds का दिशा आपको समझ में आ रहा है कि E और ds एक दूसरे से जो एंगल बना रहे हैं वह कितना बना रहे हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री बना रहे हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैटर करता क्या है कि जो यहाँ सतह से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, दैट इज द फाई ई होगा, वो फाई ई कितना होगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे मैंने बनाया, और ई ds। क्यों, क्योंकि जब हम, ध्यान दीजिएगा, डी फाई ई लेते हैं तो डी फाई ई कितना हो जाता है हमारा, दैट इज द ई वेक्टर डॉट ds। अब हमको पूरा पूरा फ्लक्स चाहिए, मतलब पूरे सतह का फ्लक्स चाहिए। अभी जब हम स्मॉल की बात करते हैं तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लेते हैं। जब हम पूरे की बात करेंगे तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये जो गोला वाला लगा हुआ है, इस गोला वाले लगने का मतलब हो गया कि जो सतह है वो कैसा है, बंद सतह है, ठीक है। तो जब भी आपको पूरा निकालना होगा तो वहां पर आप समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक बात और बताइएगा मुझे, जैसा कि आपको जानकारी है, क्या जानकारी है कि आपको यही लाना है, इज इक्वल टू Q/ε0। तो मुझे पहले बताइए, इसका अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। इसका डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होता है, व्युत्पत्ति। डेरिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, व्युत्पत्ति बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, डेरिवेशन। डेरिवेशन देखिए इसका ऐसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई भी अगर आवेश है उससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो उसके कारण, इस आवेश के कारण यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की जब हम तीव्रता निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो Q आवेश है, यह इससे r दूरी पर, इस वाले पॉइंट पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह सरफेस में हमें छोटा सरफेस लिए हुए हैं, इस सरफेस का नाम हमने ds दिया हुआ है, एकांक सदिश n कैप है, और आपको ये भी जानकारी है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं E और ds के बीच का जो एंगल है वो थीटा बराबर 0 है। अगर हम केवल इसी सरफेस की बात करें, इसी सतह की बात करें, हम पूरे की बात ना करें, तो हमको जो d फाई E मिल जाता है, वह क्या मिल जाता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर मिल जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स कैसे पता करते हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, E ds cos थीटा, थीटा क्या होता है, E वैद्युत बल रेखाओं और ds मतलब सरफेस के बीच का एंगल, तो ds और E के बीच का एंगल कितना है, 0, तो cos कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो हमको यहां मिल जाता है क्या, d फाई E इज इक्वल टू E ds, ये आपको वैल्यू मिल जाता है। चलिए, ये आपको वैल्यू मिल गया, ओके। लेकिन डी फाई क्या है, इस छोटे से सतह का है, हमें क्या चाहिए, पूरे सतह का चाहिए। क्या इस आवेश का प्रभाव क्या इस छोटे सतह के लिए है, नहीं, लेकिन हमको चूंकि कैलकुलेशन करना था इसलिए हम छोटा सतह ले लिए, उसके बाद हमको पूरा निकालना होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो यहां पर जब हम पूरे के लिए निकालेंगे फाई ई, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, बंद सतह हो गया, और क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो गया हमारा, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, कितना आया है, ई ds आया है, ई ds, और उसके बाद क्या हो गया, फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, ds का। और आपको जानकारी है कि, आपको क्या जानकारी है कि जब ds का इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, फाई ई बराबर क्या मिल जाएगा, ई इंटू एस मिल जाएगा। और चूंकि एस है क्या, सरफेस है, सतह है, कैसा सतह है, तो जाहिर सी बात है स्फीयर गोलाकार सतह है, और गोलाकार सतह मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, मतलब हो गया 4 पाई r² हो गया। और आपको जानकारी है कि फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू आपने निकाली हुई है, कहां से निकाली हुई है, यहां से निकाली हुई है, इसका नाम ले लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से वैल्यू यहां पर पुट करने पर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q/r² इंटू 4 पाई r², इज कैंसल्ड आउट, तो हमको कितना मिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमको कितना मिल गया, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यही आपका क्या है, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको लेक्चर को सुनने के लिए और लेक्चर पे कंसंट्रेट करने के लिए, लेक्चर को अपने अंदर उतारने की काबिल बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि आगे आपको लेक्चर ही सुनना है, लेक्चर से ही नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एकदम बच्चों की तरह नहीं समझाना चाहता, क्योंकि अब आप काफी मैच्योर हो गए। क्लास 12th में आने का मतलब ही मैच्योरिटी का एक अपर लेवल आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। मैंने क्या किया, फिर से बोल रहा हूं, मैंने एक आवेश लिया, आवेश किसके लिए जिम्मेदार होंगे, वैद्युत बल रेखाओं के लिए जिम्मेदार होंगे। आवेश जहां पर मैंने रखा वहां से समान दूरी पर, समान दूरी लेते हुए मैंने एक सरफेस बनाया। कैसा सरफेस बनाया, गोलाकार सरफेस बनाया। उस सरफेस का नाम मैंने क्या बोला, गॉसियन पृष्ठ बोला। इस आवेश के कारण क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं कहां किसको क्रॉस करेंगी, इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, इस पृष्ठ को, सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो अगर हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गॉस का प्रमेय का यूज करते हैं। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 होता है। हमने क्या किया, उसका डेरिवेशन किया। तो जाहिर सी बात है किसी आवेश के कारण r दूरी पर उपस्थित किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह E बराबर 1/4 Q/r² होती है। तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद इस सतह को छोड़ दिया मैंने, पूरे को मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया। तो जब मैंने छोटा सा पार्ट लिया इसका, ये वाला, तो इसका नाम पूरा क्या था, एस था। तो इस छोटे वाले पार्ट का नाम मैंने क्या दे दिया, ds दे दिया। अब इस सतह से क्या जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने यह सतह लिया है तो इस सतह का जो लंबवत दिशा होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वो भी ऐसे होगा। अब वैद्युत बल रेखाएं भी कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। तो इनके बीच का एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब सतह आपने छोटा लिया है तो जो फ्लक्स भी होगा वो भी क्या होगा, छोटा छोटा के लिए ही होगा। तो डी फाई लगा दिया मैंने फ्लक्स के लिए। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अभी आपने पढ़ा है, तो ई ds cos थीटा, और cos थीटा, थीटा मतलब ई और ds के बीच का एंगल, वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो डी फाई बराबर कितना हो गया, ई ds हो गया। अब जैसा कि आपको ये भी जानकारी है कि हमको पूरे के लिए निकालना है, जब पूरे के लिए निकालेंगे तो डी फाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाई ई में। तो इसमें ये क्या हो जाएगा,
जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्योंकि मैंने जो गोला लगाया है, गोला मतलब बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए हमने समाकलन कर दिया, फिर ईडीएस, ईडीएस होता है, उसके बाद फिर ईडीएस लगा दिया, ईडीएस के बाद ई को बाहर निकाला, इंटीग्रेट समाकलन कर दिया डीएस का, डीएस का समाकलन करेंगे तो पूरा आपको एस मिल जाएगा। जब पूरा आपको एस मिल जाएगा तो एस क्या है, गोलाकार सरफेस का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, गोलाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 डायमेंशन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फाई ई इक्वल टू ई इंटू एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ई के वैल्यू क्या है हमको पता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वैल्यू रख करके 4 पाई कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमको फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 मिल गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने गॉस के प्रमेय को समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आवेश है तो जो हमको गॉसियन पृष्ठ मिलेगा वह हमको गोलाकार ही मिलेगा, वो हमको बेलन नुमा भी मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर बेलन नुमा कब लेंगे और गोलाकार कब लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आवेश जहां पर हो वहां से समान दूरी पर, मतलब जो भी आप पृष्ठ ले रहे हैं, याद रखिएगा वह जो पृष्ठ होना चाहिए उस आवेश से समान दूरी पर होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सम्मिति, सम्मिति कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का सेंस मतलब ये है कि जैसा कि अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो यहाँ आवेश लिया तो आवेश के चारों तरफ मैंने एक पृष्ठ बनाया। आप खुद बताइए ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसकी जो दूरी है क्या वह समान है, तो हाँ समान है। ए भी आर डिस्टेंस पे, ए भी आर डिस्टेंस पे, ए भी आर डिस्टेंस पे, तो दूरी समान है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पृष्ठ हमको समझ में आया, यहाँ पर जो पृष्ठ होगा वह कौन सा पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। क्यों, क्योंकि आवेश से वह जो पृष्ठ है वो पृष्ठ का हर बिंदु उस आवेश से समान दूरी पर है, उस आवेश से समान दूरी पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर जगह आप गॉसियन पृष्ठ ही ले, सॉरी, हर जगह आप गोलाकार ही, स्फीयर नुमा ही या गोला नुमा ही आप गॉसियन पृष्ठ लेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बेलन नुमा भी देखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला जुला के पृष्ठ ऐसा हो कि जो आवेश हो उससे जो दूरी हो वह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब किसी के साथ पक्षपात ना हो। अगर किसी सरफेस के इस बिंदु पर इस बिंदु से आवेश की दूरी अगर 10 है तो उस सरफेस का दूसरा बिंदु भी उस आवेश से 10 की दूरी पे ही होना चाहिए। तो जो पृष्ठ बनता है वही हमारा गॉसियन पृष्ठ बनता है। ये आप इस चीज को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अब एक चीज आता है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो पहले तो हम यह जान लें कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो हम लोग को जानकारी है कि जैसे कि अगर दो आवेश हैं और उनके बीच में अगर दूरी r है तो उनपे एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये भी बात सही है। उसके बाद गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो गॉस का प्रमेय जैसा कि आपको जानकारी है क्या था कि हमने एक फिगर बनाया, हम लोग एक फिगर फिर से बना ले, फिगर हम लोग फिर से बना ले। ये हमारा फिगर बन गया। चलिए, हमने एक आवेश रखा है और इस आवेश जहां रखा है उसको हमने क्या मान लिया, केंद्र बिंदु मान लिया। और यहां से समान दूरी पर हमने बिंदु निर्धारित किया और उसको मिला दिया तो एक पृष्ठ बन गया, वह गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब इससे मान लीजिए इसका सरफेस का यह छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, इसको डीएस बोलेंगे। इससे क्या निकलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इस छोटे से पार्ट का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह क्या होगा, लंबवत दिशा में ये लाइन होगा। और ये क्या है, ई है। दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। अब इस छोटे से सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह डी फाई ई, वह कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। चूंकि इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा बराबर 0 है, यहाँ आप देख ही रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा, तो कॉस 0 1, तो दैट इज ई डीएस हो गया। और ये कितना हो गया, डी फाई ई हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर दें। समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पूरे सरफेस का निकालना है। तो जब इसका डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, फाई ई मिल जाएगा और यहाँ समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई डीएस हो जाएगा। और यह क्या हो गया, बंद सतह के लिए हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ई को बाहर निकालिए। तो ई को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, समाकलन किसके लिए, डीएस के लिए। अब डीएस का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई, सॉरी ई इंटू एस मिलेगा। ठीक है, और जब ई इंटू एस मिल जाएगा आपको तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और एक किसके बराबर आ गया, फाई ई के बराबर आ गया। और फाई ई के बराबर अगर इतना आ गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। यहां लिख दीजिए, यहां हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, चूंकि यहां से आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू
ई इंटू 4 पाई r² ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें, 1 सेकेंड रुकिएगा। अब इसके बाद जैसे Q अपान एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r² आ गया। अब जैसा कि यहां से E अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान r² हो गया। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस सतह पर, ठीक है, कोई एक आवेश, एकांक धनावेश Q0 है, ठीक है। तो इस Q0 पर इस Q के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। तो जो बल लगेगा, ठीक है, सॉरी, इस Q के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश हमने रख दिया सतह पर, यह क्या अनुभव करेगा, बल अनुभव करेगा। तो कैसा बल अनुभव करेगा, वैद्युत बल अनुभव करेगा। वो कितना होगा, F बराबर Q0 E होगा। तो यहां से हमको क्या निकालना है, F इसको टू क्या हो जाएगा, Q0 को Q0 रखिए और E की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए। कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान r² और Q0 यहाँ साथ में कर दीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 अपान r²। तो यहाँ पर गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है, पेपर में कभी आ गया तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग कल बात करेंगे और आप एक काम करिएगा कि आगे अभी जो वीडियो आपको मिलने वाला है उस वीडियो में हम बचे हुए सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे एज वेल एज न्यूमेरिकल। वो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, वरना मत देखा करिए। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, डीपनेस कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर अगर आपसे कुछ कह रहे हैं उसको आप करिए और उसमें आपका ही भला है। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो उसमें आप समझ लीजिए कि हानि आपका है, मेरा हानि नहीं है। मेरा जो होना तो हो चुका है, रह गया आपका, आपके सामने पूरी जीवन पड़ी हुई है। मुझे जो करना है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जो आगे करना है वो मैं अपना करता रहूंगा। लेकिन आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, अगर आपके लिए जी जान से लगे हुए हैं सर की बात को मानिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उससे वंचित ना रह जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।